कहते हैं ना दोस्तों कि इंसान जब भी किसी परेशानी में पड़ता है तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने खतरनाक काम को भी अंजाम देता है। लेकिन वह सोच बैठता है कि अब तो हमारी दुनिया बड़े ही खूबसूरत तरीके से चलेगी। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने ही पति को अपने ही रास्ते से हटाने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र रचती है जिसकी वजह से उसका पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आती, इसे सुनने के बाद लोगों के रूह तक खड़े हो जाते हैं और एक गलती की वजह से कई लोग जेल के सलाखों तक पहुंच ही जाते हैं। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हो, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने नाते यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक कर्नाटक प्रदेश और उसी का जाना माना शहर पड़ता है बेलगांव। उसी में ही एक कुर्चेन जाना माना कस्बा पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 7 मई साल 2000, मैं बात कर रहा हूँ ठीक 7 मई का ही। वही दोपहर का टाइम होता है, तो उसी वक्त कुर्चेड़ा थाने में एक महिला पहुंचती है। वह महिला, उसके चेहरे जो होते हैं काफ़ी कुछ बयां कर रहे होते, वहीं के थाना प्रभारी और रविंद्र साई अपने ही ऑफिस में होते हैं। उस महिला को देखने उनको आभास हो जाता कि इस महिला के अंदर काफ़ी कुछ है वैज्ञानिक भावना वाले रहस्य जुड़े हुए हैं। रविंद्र देसाई जो होते हैं उस महिला को अपने पास बुलाते हैं। भी पीछे से एक महिला और अंदर दाखिल होती है, लेकिन रविंद्र देसाई जैसे उस महिला को देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि असल में यह जो महिला होती है, यह महिला इसी इलाके की जाने मानी एक पत्रकार है, उषा नाइक देकर। इंस्पेक्टर साहब अब उषा को देखते हैं। उषा को देखने के बाद वहीं कहने लग जाते हैं, बताइए क्या बात है मैडम, आज यहाँ आप किस कारणवश आई हैं। काफ़ी सारे सवाल जो होते हैं अब रविंद्र देसाई इधर उषा नाइक देकर से कर देते हैं। उषा नाइक देकर जो होती है उसी समय पुलिस के सामने कहने लग जाती कि साहब बगल में जो महिला खड़ी है, यह महिला काफ़ी बेधास अवस्था में एकदम उलझी हुई है। थाना प्रभारी रविंद्र देसाई यह बात सुनते कहने लग जाते हैं कि हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आप जो भी कारणवश यहाँ आई हुई हैं, आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। तो उसी समय अब उषा उस महिला को हाथ बढ़ाने को महिला जो थी आगे आ जाती है, थाना प्रभारी के सामने खड़ी हो जाती, कहने लग जाती है कि साहब हमारा नाम है सिमरन शेख, हमारा अपना पति भी है। साहब हमारे ही इलाके में एक महिला है कल्पना साहू, साहब उसका अपना पति भी है वंशराज साहू। साहब उस महिला के पति वंशराज साहू के साथ मिलकर साहब हमारे ही आंखों के सामने हमारा अपना पति अब्दुल शेख और साथ में सुरेंद्र सोलंकी और साथ में पंकज पवार ने मिलकर साहब वंशराज साहू की बेरहम तरीके से हमारे आंखों के सामने हत्या कर दी है, और उसके बॉडी को 3 टुकड़े कर एक बोरी में डंप करते हैं। डंप करने के बाद न जाने कहाँ ले गए। यह बात जब थाना प्रभारी सुनने के बाद उनके पैरों नीचे से एकदम ज़मीन सिसक जाती हुआ, ना सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं, और वहीं महिला से पूछना शुरू कर देते हैं आखिर पूरी एक एक बात हमें यहाँ बतलाया जाए। अब वहीं पर अब इधर सिमरन होती है। सिमरन पुलिस के सामने एक एक बात बता देती है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त एक्शन में आ जाती है। एक्शन में आने के बाद पुलिस की टीम अब कल्पना साहू के घर पहुंचती है। कल्पना वासु के जब घर पहुंचती है तो कल्पना वासु से जब पूछताछ किया जाता है तो उसी के सामने सिमरन शेख भी खड़ी होती है। सिमरन शेख को देखकर कल्पना समझ जाती कि सारा राज पुलिस के सामने आ चुका है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले कल्पना वासु को अपने कटोर लेती है। लेने के बाद ठीक उसी के ही तहरीर पर उसके अपने 3 करीबी जो प्रेमी होते हैं, पंकज पवार और अब्दुल शेख और साथ में सुरेश सोलंकी,
पुलिस की जो टीम होती है जाती है उनके ही घर से, उनको भी धर दबोचती है और तीनों को अपने कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की टीम जो होती है तीनों को लेकर डेड बॉडी की तलाशी करने के लिए अब लग जाती है। कल्पना उसी समय तीनों को अपने साथ लेवाती है और लेवाने के बाद ठीक अनमोड़ घाट पहुंच जाते हैं। वहाँ जो घाट होता है उसी में एक झाड़ी होता है, उसी झाड़ी में वहाँ जब देखा जाता है ठीक बालू होता है, उसी के नीचे एक डेड बॉडी होता है। पुलिस की टीम उसको कब्जे में लेती है, पता चलता है डेड बॉडी अब 3 टुकड़े में होता है। पुलिस की टीम डेड बॉडी का तौर तरीके से सर्च करती है, जान पहचान जो होता है वहाँ उसके आधार कार्ड के द्वारा कर लिया जाता है। पुलिस की टीम डेड बॉडी का वहीं पंजनामा भरती है और उठाकर अपने ही मड़गांव के ही बबोली अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इधर पुलिस की टीम चारों को अपने थाने लाती है, लेकिन चारों को जब ले आती, चारों से जब पूछताछ किया जाता है पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के इसे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। असल में इसी कर्नाटक का ही एक शहर पड़ता है बेलगाम, उसी में तालुका मोहर की रहने वाली कल्पना इधर वासु होती है। कल्पना वासु के अपने जो पिता होते हैं वह पिता बचपन में ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुके होते हैं, जिसकी वजह से कल्पना वासु की जो जिम्मेदारी होती है वह खुद उसके माँ के ऊपर हो जाती है, क्योंकि उसके माँ के अलावा उसके बेटी के अलावा उस घर में कोई होता नहीं है, जिसकी वजह से कल्पना की माँ अपनी बेटी की भविष्य के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करती है। लेकिन कल्पना जैसे पढ़ाई के लिए स्कूल जाना शुरू कर देती, उसकी माँ जो होती है दिन रात 4 चौगड़ी मेहनत करना शुरू कर देती कि हमारी बेटी अपनी इच्छा हिसाब से पढ़ाई कर सके। लेकिन कुछ साल के अंदर जो होता है कल्पना पढ़ाई से उब जाती है, और जब उब जाती है तो अपने माँ के साथ है कल्पना घर गृहस्थी में भी लग जाती है। लेकिन कल्पना की खूबसूरती जो होती है उसके जवानी के हिसाब से आए दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। अब बढ़ने की वजह से इधर कल्पना जो होती है अपने हिसाब से अपने दोस्तों के लिए साथ संवरना भी शुरू कर देती है। उसी बीच कल्पना का कई लड़कों के साथ दोस्ती हो जाता है, होने की वजह से उसकी माँ को जब खबर लगता है तो पूरी तरह से सनस रह जाती। तो उसी समय अपनी बेटी कल्पना की शादी के लिए अब लड़के की तलाशी करती है, और जब लड़के की तलाशी करती है ठीक उसी इलाके का रहने वाला अब यही मिल जाता है, ठीक वंशराज बासु। वंशराज बासु के अपने माता पिता ही इस दुनिया में होते नहीं हैं, बल्कि खुद अपने नाना और नानी के पास वही तालुका मोहर के ही इलाके में रह रहा होता है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे वंशराज बासु बचपना छोड़ता है, जवानी की तरफ पहुँचता है, पहुँचने के बाद जो होता है खुद पढ़ाई लिखाई कर कर अपने पैरों पर चलने की भरपूर कोशिश करता है। तभी कुछ दोस्तों के साथ मिलता है, और मिलने के बाद जो होता है उन्हीं के साथ अब ड्राइवरी का काम पकड़ लेता है। और जब पकड़ लेता है तो ठीक ठाक चलाने लग जाता है। चलाने की वजह से उसको जल्द जल्द एक बड़े वाहन की ड्राइविंग लाइसेंस बन जाती है। बनने की वजह से कैसे ना तैसे कर कर अब टैक्सी चलाने लग जाता है, जिसकी वजह से वंशराज वासु का जो इधर नाना नानी का जो खर्चा होता है तौर तरीके से चलने लग जाता है। चलने की वजह से उसके नाना नानी को लगने लगता है कि हमारा जो बेटा है खुद अपने ही पैरों पर अब खड़ा हो चुका है, तो वंशराज वासु के लिए लड़की की तलाशी करते हैं। तभी उसी वक्त कल्पना वासु का जो रिश्ता होता है वंशराज वासु के लिए मिल जाता है। मिलने की वजह से दोनों की जो शादी होती है तौर तरीके से हो जाती है। अब कल्पना जो होती है अपने ससुराल में वंशराज साहू के साथ तौर तरीके खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाती है। लेकिन जैसे महीने का वक्त बीतता है तो उसी वक्त कल्पना को बड़ा जोर झटका लगता है, क्योंकि कल्पना की जो चाहत होती है, जो उम्मीदें होती है, उसी समय धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि उसकी अपनी सोच होती है कि हमें ऐसा पति मिले जो हमारा शौक़ पूरा कर सके, हमें तौर तरीके से रोज़ बाज़ारों में ले जाकर घुमाए फिराए, हमारे पहनाव पर कोई रोक टोक ना लगाए। लेकिन जब इस चीज़ की हवास जो होता है कल्पना को कुछ दिन बाद होने लगता है, उसको लगने लग जाता है कि हमारा जो पति है एक तो रात को ढीलापन दिखाना था, और साथ में हमारे खर्चों से किनारा भी कस रहा है, हमारे खर्चे तो पूरी तरह धरे रहे जा रहे हैं। जिसकी वजह से कल्पना अब इधर अपने पति वंशराज साहू से थोड़ी बहुत कचोट मारना शुरू कर देती है। लेकिन वंशराज साहू जो होता है खूबसूरत पत्नी के नाते कल्पना का अपने घर में काफ़ी मान सम्मान रखता है, काफ़ी तौर तरीके से इज्जत पानी भी करता है, खर्चे में कोई कमी भी अपने हिसाब से नहीं रखता था। लेकिन कल्पना ना जाने क्या अपने अंदर दबा के बैठी होती है कि उसको वंशराज के जो खर्चे होते हैं वह कम लगने लग जाते हैं। और इसी खर्चे की वजह से इधर वंशराज और कल्पना के बीच
कचोट मचोट चलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसे चलते चलते इनकी ज़िंदगी का लगभग कुछ साल का जब वक्त बीतता है तो कल्पना जो होती कैसे रहता है, ऐसे कर कर 2 बच्चों की माँ बन जाती है, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन कल्पना की जो हर्षतें होती हैं, जो उम्मीदें होते हैं, तब भी उसके धरे के धरे रह जाते हैं। क्योंकि सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम उसका जो अपना पति होता है वंशराज वासु अपना टैक्सी लेता है, लेने के बाद बाजार चला जाता है, दिन भर इधर उधर कमाता और शाम को अपने घर लौटता और लौटने के बाद चारपाई पकड़ता, जल्द से वह नींद की गहरी अवस्था में समा जाता। लेकिन जब कल्पना वासु उसके करीब जाती तो उस नींद की अवस्था को देखकर वहीं भन्ना से जाती और वहीं झगड़े तकरार शुरू हो जाती कि आखिर हमारी अपनी कोई चाहत भी, ज़रूरत भी है, आखिर वह ज़रूरत अब तुम्हारी बस की नहीं रह गई, जिसकी वजह से कल्पना की जो दुगनी जो चाहते होते हैं प्रतिदिन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और बढ़ने की वजह से कल्पना को भी लगने लग जाता कि हमें नए यार की ज़रूरत है। तो उसी वक्त कल्पना अपने हिसाब से अपने यार की तलाशी करने के लिए भी लग जाती है, क्योंकि कल्पना को पूरी तरह से ज्ञान होता है कि हमारी खूबसूरती इस तरह है, अगर किसी के सामने पेश करेंगे परोसेंगे तुरंत हमारे ही अंदर समा जाएगा। तो उसी वक्त कल्पना जो होती है निर्णय ले लेती है, हम ऐसा युवक अपने प्रेम में फंसाएंगे जो हमारे शौक़ भी पूरा कर सके और हमारी चाहतों को भी पूरा कर सके और हमारे पैसों से खर्चा भी पूरा कर सके। यही सब सोच साच कर अब कल्पना जो होती है नए युवकों की तलाशी में लग जाती है। तभी उसी इलाके का रहने वाला राजू होता है, जो काफ़ी हट्टा कट्टा होता है, मौके पर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। अब इधर कल्पना की नज़र अब जैसे राजू के ऊपर पहुँचती, राजू के ऊपर पहुँचने के बाद उसी वक्त राजू की इर्द गिर्द खुद मराना शुरू कर देती है और अपने घर किसी सामान के बहाने राजू को बुलाने लग जाती है। बुलाने की वजह से राजू उसके इर्द गिर्द जब घूमने लग जाता है तो राजू के मन में खुद इधर खूबसूरत अब कल्पना वासु भा जाती है। भाने की वजह से राजू वह टाइम नहीं गंवाना चाहता, 2 टाइम उसको मिल रहा था तो उसी का टाइम, तो उसी वक्त राजू जो होता है मौके की तलाश में, तभी से अब राजू अब मौके की तलाश में बैठा रहता है। तभी एक दिन जैसे शाम का टाइम होता तो इधर जो थी कल्पना खुद बाहर निकलती है और राजू अपने ही दरवाजे से जैसे ही बाहर खड़ा होता है तो कल्पना हाथ देती है, राजू समझ जाता है। बड़े खुशीमय तरीके से कल्पना के घर पहुंचता, अंदर जाता, लेकिन कल्पना अपने शरीर को कुछ ऐसे खूबसूरती दिखाती है, वही खूबसूरती देखकर राजू दीवाना हो जाता है और कल्पना अपने बेडरूम में ले जाती है और राजू के साथ वही संबंध बना देती है। लेकिन संबंध के बाद इधर राजू अपने ही जेब से काफ़ी सारे पैसे निकालता और निकालने के बाद कल्पना के हाथ पे रख देता है, जिसकी वजह से कल्पना को हवास हो जाता है कि हमने भी इसकी ज़रूरत पूरी की, आज इसने भी हमारी ज़रूरत पैसों से पूरी कर दी। अब उसी दिन से कल्पना के शौक़ जो होता है पैसों से पूरे होने लग जाते और कल्पना के अंदर के जो शौक़ है रात के पूरे होने लग जाते। अब यह सिलसिला चलते चलते लगभग कई महीनों का वक्त जब बीत जाता है तो इधर बस राज को भी आभास होने लग जाता है कि हमारी पत्नी के जो चौल चलन है वह काफ़ी बदल रहे हैं, क्योंकि पहले की कल्पना और अब की कल्पना में बहुत फ़र्क दिख रहा है। पहले की कल्पना चिड़चिड़ापन दिखती थी, अब की कल्पना बड़ी शांत रहती है, लेकिन सजने संवरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो इस तरह की जो शंकाएँ होती हैं बस राज के मन में अब घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। लेकिन कल्पना जो होती है अपने शौक़ को पूरा करने के लिए अपने पति की गैर मौजूदगी में सारे कारनामे करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे कारनामे करते करते लब महीने का जब वक्त गुजरता है तो इसी बीच इसकी जो चर्चे होते मोहल्ले में हो जाते हैं। होने की वजह से अब बस राज वासु को खबर लगता पूरी तरह सनत रह जाता है। लेकिन अपने घर में पहुंचता है, अपनी पत्नी कल्पना वासु से जब पूछताछ करता है तो पहले तो कल्पना इधर उधर की बात करने लग जाती है कि तुम्हारे कानून में जिसने भी इस तरह की बात की है वह हमारी और तुम्हारी पूरी तरह से घर में कला डालना चाहता है, क्योंकि हमारे अपने 2 बच्चे भी स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनके बेहतर भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा तुम ही सोच लो। लेकिन इधर जो होता है बस राज वासु अपनी पत्नी की बात पर यकीन नहीं करता है, ना करने की वजह से अपनी पत्नी के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अवश राज वासु जो होता लग जाता है। तब एक दिन जैसे ही अपने काम के लिए निकलता है, 1 घंटा बीतता है, उसी वक्त टेम्पो लेकर दोबारा अपने घर पहुंचता, दरवाज़ा खुला देखता, अंदर जाता है तो अपनी पत्नी को राजू के साथ एक ही अवस्था में पाता, सनस रह जाता है। लेकिन राजू वही फरार हो जाता है। वहीं पर अपनी पत्नी इधर कल्पना की जोर तरह से पिटाई कर देता है। पिटाई करने के बाद इधर राजू से दूर रहने की हिदायत दे देता है। लेकिन कल्पना जो होती है कुछ दिन अपने पति के सामने तो झुकती है, झुकने के बाद कुछ दिन बाद फिर दोबारा राजू से चोरी छुपे मुलाकात शुरू कर देती है। लेकिन जैसे कुछ महीने का वक्त बीतता है दोबारा वंशराज को खबर लगता है, लगने के बाद इधर जो था वंशराज उसी समय समझ जाता कि हमारी पत्नी जो होती है अब यहाँ रहकर सुधरने वाली नहीं है।
चाहे जिस तरह के हम हथकंडे अपनाएं। तो वंशराज अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेता है और साथ में अपनी खूबसूरत पत्नी और कल्पना को भी, और लेकर वहाँ से लगभग कुछ किलोमीटर दूर जो बेलगांव शहर पड़ता, उसी शहर में ही अब कुरचले थाना पड़ता है। उसी थाने में जाकर एक सोसाइटी में तौर तरीके से एक कमरा लेता, वह भी किराए का, और उसी कमरे में अपनी पत्नी अपने दोनों बच्चों को साथ अब रख लेता है। उसको भी उम्मीद हो जाता है कि हमारी पत्नी यहाँ आकर पूरी तरह से सुधर जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ आकर वंशराज अपनी पत्नी अपने बच्चों की जिम्मेदारी में उलझ जाता है और सुबह टैक्सी चलाने के लिए बाहर निकल जाता है। लेकिन अब उसके जो टैक्सी होते हैं टूर पे जाना भी शुरू कर, जिसकी वजह से अपने घर लगभग 2 से 3 दिन 4 दिन बाद भी आता था। अब इधर पूरी तरह से कल्पना वासु आज़ाद हो जाती, आज़ाद होने का फ़ायदा उठाना शुरू कर देती है और इधर अपने ही गांव के जितने भी युवक होते हैं उनको अपने जाल में फंसाने के लिए उसी समय अपने खूबसूरती दिखाना शुरू कर देती है। तभी उसकी ही नज़र में उसी इलाके का रहने वाला और पंकज अब इधर पवार आ जाता है। पंकज पवार आ जाता है, जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। यहाँ तक उसके अपने टोटल 2 बच्चे भी होते हैं। जो ठीक वहीं पास टाटा स्टील ऑपरेटर एक कंपनी होता है, उसी कंपनी में जाकर मौके पर नौकरी करता है, जिसकी वजह से पंकज के पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं। लेकिन इधर अब कल्पना को जैसे ही भनक लगता है पंकज के बारे में कि एक रहीसी किस्म का आदमी है, तो उसी वक्त कल्पना अपने खूबसूरती के जो रंग होते हैं वह पंकज के ऊपर बिखेरना शुरू कर देती है। इधर पंकज का धीरे धीरे कल्पना के घर भी आना जाना बन जाता है। आने की वजह से अपने शरीर का कुछ ऐसे पेशकश पंकज के सामने कर देती है, जिसकी वजह से पंकज जो होता है उसके खूबसूरती को देखकर दीवाना सा हो जाता। फिर उसके बेडरूम में जाकर एक दिन संबंध बना देता, और संबंध का जो सिलसिला होता है इधर पंकज और साथ में कल्पना वासु का पति की गैर मौजूदगी में बेडरूम में चलना शुरू हो जाता। और चलने के बाद इधर पूरी तरह से कल्पना उनसे पैसे भी असूल लिया करती थी और अपने खर्चे तौर तरीके से देख लिया करती थी। यह सिलसिला जब चलने लग जाता है तो इसी बीच पंकज पवार का ही और दोस्त होते हैं सुरेश सोलंकी और अब्दुल शेख, और एक होता है आदित्य, जो ठीक भड़गांव के ही रहने वाले होते हैं। अब इधर जैसे ही तीनों दोस्तों से मिलता है पंकज, जाको तीनों को कल्पना के बारे में जानकारी पाने के बाद तीनों अपनी चाहते जो था पंकज के सामने कर देते हैं। पंकज वह टाइम गंवाना नहीं चाहता था। पंकज तीनों को साथ लेता, कल्पना के सामने जब पहुंचता है कल्पना इधर तीनों के साथ एक साथ संबंध बनाने के लिए हामी भर लेती है और अपने बेडरूम में ले जाती हैं। तीनों के साथ एक साथ रिश्ते रखती है। अब रिश्ते का जो सिलसिला होता है इधर कल्पना के चारों के साथ बेधड़क अपने पति की गैर मौजूदगी में उसी कमरे में चलना शुरू हो जाता है। ऐसे चलते चलते जब कई महीनों का वक्त बीतता है, बीतने के बाद इसके जो चर्चे होते हैं कल्पना के पूरे गांव में होने लग जाते, होने की वजह से इधर वंशराज अब वासु के कानों में खबर पहुंचता, पुलिस सनस रह जाता है। जब अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो उसकी पत्नी जो थी वही रात का वास्ता देखकर वंशराज भाव से झगड़ता रहा, जिसकी वजह से वंशराज साहू उसी समय फैसला लेता है। फैसला लेने के बाद मौके पर जिस कंपनी में वंशराज साहू ओवर टाइम का काम करता था वहीं पास जाकर एक किराए का कमरा लेता, वहीं पर रहना शुरू कर देता है। लेकिन अब ओवर टाइम के जो कंपनी से पैसे आ रहे होते हैं उस पैसों को लाकर अपनी पत्नी के हाथों में दे दिया करता था, ताकि उसके बच्चों के पालन पोषण में कोई कमी नहीं हो। इधर बेधड़क अपनी ज़िंदगी कल्पना वासु गुजारने लग जाती है, चारों आदमियों के साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लग जाते। पूरा करते करते जब कई महीनों का वक्त बीतता है तभी ठीक है घटना से मात्र एक दिन पहले जो होता है वंशराज वासु अपने कंपनी से मौके पर सैलरी पाता है और सैलरी पाने के बाद सोच लेता है चल रहे हैं आज सैलरी को अपनी पत्नी के हाथों में रख देंगे। तो उसी वक्त फैसला लेकर अपने ही कमरे में पूरी तरह से आराम फरमाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही अब 2 अप्रैल साल 2018 का ही वही दोपहर का टाइम होता है, तो उसी वक्त अब वंशराज जो वासु जो होता है अपनी पत्नी के कमरे पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे अंदर दाखिल दरवाज़ा उसका तो मेन खुला होता है और अंदर जाता है तो देखता है जो अपनी पत्नी का बेडरूम होता है कल्पना का, उसी बेडरूम में उसके ही साथ 3 उसके ही जाने पहचाने युवक एक
सुरेश सोलंकी और साथ में अब्दुल शेख और साथ में आदित्य शेख हम बिस्तर हुए पड़े होते हैं। यह नज़ारा देखकर वंशराज पूरी तरह से दंग से रह जाता है, लेकिन वहीं पर कल्पना तंतना कर खड़ी हो जाती है। वंशराज से कहने लग जाते कि आखिर अंदर आने की बिना परमिशन की तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई। यह बात जब सुनता पूरी तरह से इधर वंशराज सले से रह जाता और ऐसी बात कहते जिसकी वजह से कल्पना वहीं खपा हो जाती। खपा होने की वजह से थोड़े बहुत झगड़े तकरार होते हैं। इधर कल्पना तीनों व्यक्तियों को इशारा मारती। इशारा मारने के बाद चारों के चारों वंशराज वासु के ऊपर एक एक टूट पड़ते वहीं गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद कुछ घंटों का वहां बैठकर चारों को चारों इंतजार करते हैं, लेकिन जैसे रात का वक्त होता है तो उसी वक्त खुद इधर कल्पना वासु जो होती है अब पंकज के पास फ़ोन करती है, अपने पास बुला, लेकिन पंकज अपने पास बुलाती है। लेकिन पंकज जैसे अंदर जाता है तो जो नज़ारा देखता है पूरी तरह से सनस रह जाता है कि उसका जो पति होता है पूरी तरह से मिट सैया में वहीं सोया हुआ होता है। कल्पना इधर पंकज को एक एक बात समझाने की वजह से पंकज होता है को खूबसूरती की बातों में आ जाता है। आने की वजह से ठीक उसके प्लान में शामिल हो जाता है। फिर वहीं इधर पाँचों मिलकर अब वंशराज वासु की बोरी को लगभग 3 टुकड़े करते हैं। फिर 3 बोरी लेते हैं, उसी बोरी में डंप करते हैं। डंप करने के बाद अब इधर अब्दुल शेख का ही जो कार होता है उसी कार में ले जाकर पीछे वाली डिग्गी में तीनों बोरी को डंप कर लेते हैं। अब डंप करने के बाद लगभग रात का वही जैसे 2 बजे के आसपास का टाइम होता है तो एक ही कार में अब इधर पाँचों के पाँचों बैठ जाते हैं और उस कार का जो हैंडल होता है अब इधर जाकर अब्दुल शेख पकड़ता है। लेकिन उसी कमरे में मौके पर अब्दुल शेख की जो पत्नी होती है पहले से ही इधर कल्पना के घर में खाना बनाने की काम करती थी। मौके पर उसी घर में खाना बना रही होती है, तभी उसी के आंखों के सामने पूरा जो मामला होता है हो ही रहा होता है। तो अब्दुल शेख की जो पत्नी होती है सिमरन शेख अपनी आंखों के सामने नज़ारा देखते पूरी से दंग से रह जाती, लेकिन चारों मिलकर सिमरन शेख को काफ़ी बुरी तरह से धमका देते हैं, जिसकी वजह से वह शांत रहती है। लेकिन इधर बॉडी को लेकर कार में निकल पड़ते हैं। निकल पड़ने के बाद अब इधर कुचड़ा जो महामार्ग पड़ता है उसी के अल्मोड़ा घाट पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद 1 किलोमीटर घाट देखते हैं, वहां बालू खोदते, उसी में ले जाकर इधर बोरी सहित डंप कर देते। फिर वहां से अब पाँचों के पाँचों अपने अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे कुछ दिन वक्त बीतता है तो सिमरन शेख जो थी अपने घर में सोच कर परेशान हो जाते कि जिस तरह का कारनामा खुद कल्पना अपने पति इधर वंशराज के साथ कर सकती है, क्या वैसा कारनामा हमारे साथ नहीं कर सकती। अब यही सब सोच कर सिमरन सोन जब परेशान हो जाती है तो उसी वक्त अपने इलाके की रहने वाली इधर वकील का सहारा लेती है और उसी वकील की वजह से पूरी सच्चाई सबके सामने आती है। लेकिन वाकई में दोस्तों जब यह सच्चाई पुलिस सबके सामने लाती है सुनने के बाद लोगों के रूह तक खड़े पुलिस की जो टीम होती है अब सिमरन के ही तहरीर पर इधर सबसे पहले सुरेश सोलंकी, अब्दुल शेख और आदित्य और पंकज और साथ में कल्पना वासु को अपने कस्टडी में ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देते हैं और कोर्ट में अब इन पाँचों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क है जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।